नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार आप सबके समक्ष पाठशाला जीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास का दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हम आधुनिक विचारधारा को और आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक विचारधारा का पहला पार्ट, जिसमें कि पहला पॉइंट है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना को ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसके अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति दो पदार्थों, दो तारों, दो पिंडों के संपर्क से हुई। ठीक है, यानी कि दो तारे आपस में मिल गए होंगे या दो पदार्थ या दो पिंड, ठीक है, आपस में मिल गए होंगे, जिससे कि ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसे बाई पेरेंटल कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बाई पेरेंटल कंसेप्ट किसे कहा जाता है? द्वैतवादी संकल्पना को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? चैम्बरलिन तथा मोल्टन। ठीक है, ये दो लोग थे। तो इसमें से दोनों का ही क्या था इनके अनुसार कि इन्होंने ये कहा कि जो है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु का मतलब होता है, ग्रहाणु को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रह प्लस अणु हो जाएगा, तो ग्रहों के अणु। ठीक है, इसे इंग्लिश में प्लेनेस्टेसिमल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो इसके अनुसार क्या था कि ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा सहायक तारे से हुआ था। ठीक है, तो चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने ये बताया कि ग्रहों का जितने भी ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, उनका निर्माण जो सूर्य तथा सहायक तारे से हुआ था। तो मैंने ये बनाई है छोटी सी पिक्चर कि इसमें ये बीच में सूर्य है और यहाँ पर एक तारा है जो कि मूवमेंट करता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये तारा यहाँ से आगे की तरफ इस वाली पिक्चर में आगे गया तो जो सूर्य था वो इससे सूर्य का कुछ पार्ट जो है बाहर निकलकर इसकी तरफ मूवमेंट करने लगा। ठीक है, यानी कि आकर्षित होकर जो है सूर्य का कुछ पार्ट बाहर निकलकर इसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, इस जो सहायक तारा जो इसके पास से गुजरा था। बाद में ये तारा दूर चला गया, विलीन हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। और जो पदार्थ था जो सूर्य के अंदर से बाहर निकला था, वो पदार्थ जो है वो उसी सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और ठंडा होकर फिर ग्रहों का निर्माण कर लिया और सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। तो इसी वजह से क्या हुए, ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ऐसा चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने कहा था। फिर दूसरा पार्ट आते हैं जेम्स जीन्स व जेफरी। ये है ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें ज्वार क्या होता है। ज्वार मतलब कहते हैं टाइड्स। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं साइंस में तो उसमें लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स होता है। लो टाइड्स और हाई टाइड्स कब होता है? जब पूर्णमासी होती है। तो पूर्णमासी पर चंद्रमा जो होता है पूरा अपनी बहुत ज्यादा एकदम व्हाइट होता है, सफेद चांदनी बिखेरता हुआ। तो उसके माना जाता है कि चंद्रमा के अंदर इतना आकर्षण होता है और उसकी चांदनी में कि उसको देखकर जो समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर को उठती हैं। तो जब बहुत ज्यादा ऊपर को उठती है तो उसे हाई टाइड कहा जाता है, और बाद में फिर नीचे को आती है तो उसे लो टाइड कहा जाता है। तो उसी से ही ज्वार का निर्माण हुआ। ठीक है, लो टाइड एंड हाई टाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वारीय परिकल्पना भी उसी संबंधित उन्होंने बताया है। तो इनके अनुसार क्या था कि ये सूर्य है और यहां से एक तारा ऐसे करके मूवमेंट करता हुआ आगे को बढ़ा, ये जेम्स ने बताया था। तो जब तारा यहां से निकला, ठीक है, तो सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन प्रकट हुआ। यानी कि सूर्य ने जब इसको देखा तो सूर्य जो था, सूर्य के कुछ कण बाहर को निकले और इस तारे की ओर आकर्षण हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो तारा है वो उस समय चंद्रमा रहा होगा, क्योंकि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है कि ना तो उस समय किसी वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, ना ही कोई ऋषि मुनि का हुआ था। तो सब अपनी अपनी परिकल्पना के अनुसार पर बता रहे हैं। और जबकि यहाँ पे उन्होंने ज्वारीय परिकल्पना कहा है, तो ज्वार जो होता है वो उत्पन्न होता है चंद्रमा की किरणों से। तो यहाँ पर भी जब सूर्य के अंदर ज्वारीय उद्भेदन प्रकट हुआ तो वो
किसे देखकर हुआ होगा? चंद्रमा से। तो दूसरा तारा जो है यहाँ पर चंद्रमा हो सकता है। ठीक है, तो सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन प्रकट हुआ और बाद में ये जो है, ये जो इसके जो कण है सूर्य के, वो इससे टकरा गए। टकराने के बाद फिर जो है ये सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन प्रकट हुआ और बाद में यही जो कण है, ठीक है, यही जो कण है फिर यहाँ पर सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और ठंडा होकर चक्कर लगाने लगे तथा कई टुकड़ों में विभाजित हो गए। और जब कई टुकड़ों में विभाजित हो गए तो ग्रहों का निर्माण हो गया। फिर आता है आपका जेफरी, जो यहाँ पर जेफरी है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो 3 तारों से हुई है, जिसमें एक था सूर्य, एक था सूर्य का तारा, सहायक तारा, और एक और तारा था। ठीक है, तो जो एक ही जो तारा जो आगे से कहीं से आ रहा था, तो जब ये पास में आया, सूर्य और सहायक तारे के पास से निकला, तो ये सहायक तारे से जाकर आकर्षित होकर उससे जुड़ गया और जुड़ने से क्या हुआ कि एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से फिर ग्रहों का निर्माण हो गया और वो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। ऐसा जेफरी ने बताया। फिर आता है आपका रसेल की द्वैतारिक परिकल्पना। ठीक है, अब फिर आए रसेल वैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि इनके अनुसार जो है सूर्य जो है, एक सूर्य था, साथी तारा था और एक विशाल तारा था। ठीक है, तो जो सूर्य का जो साथी तारा था, ठीक है, वो आकर्षण बल के द्वारा विशाल तारा से अट्रैक्ट हो गया, यानी अट्रैक्शन, उन लोगों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट हो गया और जो साथी तारा था वो विशाल तारे की ओर मूवमेंट करने लगा। ठीक है, और मूवमेंट करने की वजह से, ठीक है, और जो विशाल तारा का जो ज्वारीय बल था या गुरुत्वाकर्षण बल था बहुत ज्यादा अधिक था साथी तारे से। ठीक है, जिसकी वजह से जो है साथी तारा और विशाल तारे के बीच में क्या हुआ, फ्यूजन टेक्स प्लेस हुआ, यानी दोनों आपस में मिल गए और मिलने के बाद फिर विस्फोट हुआ, विस्फोट से फिर ग्रहों का निर्माण हो गया और वो ग्रह अपनी अपनी कक्षा में स्थापित होकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ऐसा करने का रसेल की द्वैतारिक परिकल्पना के अनुसार हुआ था। फिर आएगा आपका फ्रेड होयल और लिटिलटन। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इनके द्वारा ये था कि अभिनव तारा परिकल्पना की जो इन्होंने थ्योरी दी थी, वो किसने दी थी? अभिनव तारा यानी नए तारों की परिकल्पना की थ्योरी किसने दी थी? फ्रेड होयल व लिटिलटन ने दी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ग्रहों का ये जो ग्रह है, जितने ब्रह्मांड में ग्रह, उनका निर्माण कैसे हुआ? सूर्य व साथी तारा के वजह से हुआ, जिसमें कि साथी तारा जो था वो साथी तारे के अंदर एकदम से विस्फोट हो गया और फिर वो ग्रहों का निर्माण हो गया और साथी तारे में विस्फोट के कारण ही ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये था हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का आधुनिक विचारधारा के 3-4 पॉइंट्स। इनमें से कुछ जो रह गए हैं, आपके बिग बैंग थ्योरी रह गई है और आपके ऑटो श्मिट की अंतरात्मक धूल परिकल्पना रह गई है और आपके बिग बैंग थ्योरी रह गई है। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये काफी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत बड़ा है और मैं फिर तारे का निर्माण भी बताऊंगा, सुपरनोवा और जायंट स्टार क्या होती है, कि कैसे होता है, कब बूढ़ा होता है, कब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर हम ये करने के बाद फिर ग्रहों के बारे में बताएंगे कि ग्रहों से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा गर्म है, कौन सा ठंडा है, किसे इवनिंग स्टार कहा जाता है, किसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, और कितनी अवधि लगती है सूर्य के चक्कर लगाने में, कौन से ग्रह की, किसकी ज्यादा लगती है, किसकी कम लगती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और इसके बाद फिर जब ये हमारा सारा हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना, उसके बाद जो है स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फर्दर इक्वेटोरियल लाइंस, इक्वेटोरियल लाइन, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जानेंगे। तो ये
एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूं आपको अच्छे लगेगा। धन्यवाद।